हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपनी 10th क्लास की जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम मैथ का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। इसमें से एक क्वेश्चन तो कंफर्म आता ही आता है 3 मार्क्स का। उसके अलावा कुछ 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन और भी बनते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो एक्चुअली प्रिडिक्टेबल होते हैं। हमें पता होता है लगभग लगभग कि कैसा क्वेश्चन इसमें से आएगा। तो चैप्टर बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। हो सकता है कि 9th से आप 10th में आए हैं, थोड़ा सा आपको टफ लगे, बट फिर भी मेरा मानना है कि ये चैप्टर बहुत इजी है। तो अगर आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो बहुत आराम से इस चैप्टर को कवर अप कर सकते हैं। इसमें कोई टेंशन नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि रियल नंबर चैप्टर जो है हमारा क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए, बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है, मुझे इसकी स्टेटमेंट याद नहीं करवानी आपको, ना ही आपको लिखने के लिए आती है। आपको बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि समझना है कि इसमें कहती क्या है। तो देखिए, ये कहती है कि कोई भी नंबर अगर होता है हमारा, तो उसको हम किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 5 को हम लिख सकते हैं 5 खाली। 15 को लिख सकते हैं 5 इंटू 3। 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5। 120 को लिख सकते हैं हम। सपोज अब यहाँ पर ये देखिएगा, ये नंबर जो है सपोज, तो यहाँ पे जो भी नंबर हमारे पास आ रहे हैं, इन नंबर्स के अंदर ये थ्योरम कहती है कि ये नंबर जो होंगे वो यूनिक होंगे। फॉर एग्जांपल 5 का अंदर फैक्टर एक ही है, 5 है। इसमें फैक्टर कौन कौन से हैं हमारे पास? 5 और 3। इसमें कौन सा आया? सिर्फ एक 5। इसमें कौन सा आया? 5, 2 और 3। अब बेशक से वो 5 या 2 और 3 रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये थ्योरम कहती है कि नंबर तो यूनिक ही रहेंगे, बट उनका अरेंजमेंट चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 5 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, और इसको 3 इंटू 5 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम 5 की पावर 2 है तो इसमें तो खैर चेंजिंग हो नहीं सकती। बट इस वाले केस में अगर हम देखें तो इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 भी कर सकते हैं, या फिर 3 पहले लिख देते हैं, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये कहती है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे, यानी कि जो नंबर्स होंगे हमारे प्राइम फैक्टर्स होंगे, वो तो यूनिक होंगे, बट उनका अरेंजमेंट चेंज हो सकता है। ये हमारी बेसिक फंडामेंटल थ्योरम कहती है। ठीक है। तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है जो आपको पढ़ना था। ठीक है। अब इसी कंसेप्ट के ऊपर हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। ऑलरेडी आप लोग छोटी क्लास से फैक्टराइजेशन करते आ रहे हैं। प्राइम फैक्टर्स करना सभी बच्चों को आता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को वो आता भी होगा। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम एनसीईआरटी की क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्ट। एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कहा गया है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें कहा गया है कि 140 है, इसको हमें प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। अब कैसे लिखा जाता है वो देखिए। आपको पता है कि इसके हम इस तरह से फैक्टर निकालते हैं, 6th 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। 2 से इसको डिवाइड करेंगे हम, 35। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसके जो फैक्टर्स आए वो कितने आए? 2 की पावर 2, यानी कि 140 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हो सकता है इसके फैक्टर्स। ठीक है। तो ये हमारा प्राइम फैक्टर्स में इसका सेपरेशन हो गया। तो उसने कहा था कि इस नंबर को एक्सप्रेस करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, तो हमने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के तौर पर इस नंबर को हमने फैक्टराइज कर दिया। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है इसका 156। इसके अगर हम फैक्टर करें, आपको एक एक क्वेश्चन में यहाँ सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है।
बस आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है घर पर। अगर आप दोबारा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, और कोशिश कीजिएगा कि एनसीईआरटी के अलावा अगर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा बुक है तो आप उससे भी इन क्वेश्चंस को ट्राई करें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 156 के फैक्टर क्या क्या आ गए, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की, दैट इज 3825। तो यहाँ पर जब इसके फैक्टर करेंगे हम, तो ये फैक्टर आ सकते हैं इसके, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से करना है। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। तो इसको लिखते हैं हम 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 और इंटू 17 की पावर 1, या फिर एड्रेस छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली फोर्थ पार्ट, इसके फैक्टर जो आएंगे वो आएंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। फिफ्थ पार्ट के फैक्टर आएंगे 17 इंटू 19 इंटू 23। ये थोड़ा सा फोर्थ और फिफ्थ पार्ट बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ठीक है, क्योंकि जब हम 7 4 2 9 को डिवाइड करते हैं तो बच्चे थक जाते हैं कि 4 से नहीं आ रहा, सॉरी 2 से नहीं आ रहा, 3 से नहीं आ रहा, 5 से नहीं आ रहा, 7 से नहीं आ रहा। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं आप, तो हमेशा आप, ठीक है, 2 3 5 7 11 13 17 19 सॉरी 23 एंड सो on, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सबसे चेक करें। और उसके लिए आप डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन आती है कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। देखो, ये छोटे क्लासेस में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर नहीं पता तो मैं थोड़ा सा एक रिकैप कर देता हूँ आपको कुछ नॉर्मल से डिविजिबिलिटी रूल्स का। अगर हमको 2 से चेक करना है तो उसके लिए क्या होता है कि उसका एंड का नंबर, एंड डिजिट, अगर किसी भी नंबर में 0 2 4 6 8 ये आती है तो नंबर 2 से डिवाइड होगा। 3 से चेक करने के लिए सिंपल है कि सम ऑफ द डिजिट शुड डिविजिबल बाय 3। अगर 3 से किसी नंबर को चेक करना है, फॉर एग्जाम्पल 1 4 3 2 1, ये कि नंबर लिखा हुआ है, और चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं, तो आप सबको ऐड कर दें, 1 + 4 + 3 + 2 + 1। आंसर कितना आएगा? 1 और 4 5, 5 और 3 8 2 10 और 1 11। तो 11 3 की टेबल में नहीं आता, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 5 का बहुत 7 है, मैं सिंपल है, सॉरी। 5 का चेक करने के लिए एंड की डिजिट, वो हमारी 0 या 5 हो तो डिवाइड होगा। 7 को हम चेक करेंगे डिवाइड करके। 11 के लिए रूल होता है हमारा कि अगर हम कोई भी नंबर दिया गया है तो हम उसके, इसमें स्टेप क्या होगा, ऐड, इवन एंड, सॉरी, आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बताता हूँ एग्जाम्पल देकर। अगर सपोज एक नंबर दिया गया आपको 2 3 5 7 1, तो आप इसके जो अल्टरनेट नंबर्स हैं उनको ऐड कर लो, 2 5 और 1 को। फर्स्ट स्टेप में 2 + 5 + 1 कितना आया? 8। और फिर
जो बाकी अल्टरनेट है उनको ऐड कर लो। इनको ऐड करके कितना आया? 3 + 7 10। अब इनका डिफरेंस चेक कर लीजिए, डिफरेंस कितना आ रहा है इसका? 2। अगर इनका डिफरेंस, ठीक है, 11 से डिवाइड होगा तो ये नंबर पूरा 11 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इनका डिफरेंस 2 आ रहा है और ये डिवाइड नहीं होगा। वहीं अगर डिफरेंस आपका 11 से डिवाइड होने वाला आता तो ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड होता। वेल, डिविजिबिलिटी रूल आप ऑलरेडी 6, 7, 8 में पढ़ चुके हैं, तो एक बार प्लीज, अगर याद नहीं है तो एक उसका रिकैप लीजिएगा। ठीक है। अब इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज एलसीएम एंड एचसीएफ। हालांकि वो भी आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बट फिर भी अब 10th क्लास है, आपको पढ़ना है तो दोबारा पढ़ेंगे हम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा गया है कि अगर दो नंबर दिए गए हैं आपको, फर्स्ट इज 26 एंड सेकंड इज 91। इसमें कहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। पहले आपको इन दोनों का एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है, एंड वेरीफाई क्या करना है आपको, कि जो एलसीएम आएगा और जो एचसीएफ आएगा, इनकी मल्टीप्लाई करके इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आए। लेट नंबर मान लिया हमने ए और बी, तो ये दोनों के प्रोडक्ट जो है इसके इक्वल आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है। 26 के प्राइम फैक्टर करें हमने, 91 के भी निकालेंगे। नाउ 26 का मतलब आ गया हमारे पास कितना, 2 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। और 91 के लिए आ जाएगा 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। अब देखिए, अगर हमको एचसीएफ निकालना है सपोज, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी दोनों में कॉमन नंबर हो वो देखो पहले। कॉमन नंबर इसमें कौन सा आ रहा है? 2 दोनों में कॉमन नहीं है, 7 भी नहीं है, 13 कॉमन है। और उस कॉमन में भी जिसके अंदर पावर छोटी लिखी हो वो ले लो, सिंपल। अब इसमें तो पावर दोनों की सेम ही है, तो पावर कितनी आ गई? 1। यानी कि एचसीएफ कितना आ गया इसका? 13। वहीं अगर एलसीएम की बात करते हैं, अगर हम एलसीएम के लिए हम देखते हैं कि जितने भी फैक्टर्स हमारे आए हैं दोनों नंबर के मिलाकर, उन सभी फैक्टर्स को लिख दो सिंपल तरीके से। 2 है, 7 है और 13 है। एंड नेक्स्ट चीज क्या करनी है हमको, सिंपल, जो भी इन सब की मैक्सिमम पावर है, अगर 2 दोनों में आ रहा है और उसमें जो किसी में 2 आ रहा है और किसी में 4 आ रही है पावर, तो 4 वाली पावर लिख दो, जो मैक्सिमम पावर होगी वो लिखोगे। यहाँ मैक्सिमम पावर 1 ही है, यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 ही है, तो फिलहाल इसका आंसर कितना आ जाएगा? 14 × 13। ठीक है। दैट इज कितना आ गया हमारा, मल्टीप्लाई करके इसका कितना आएगा? 182। ठीक है, ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकल गया। ओके। नाउ अब अगर हम यहाँ पे देखें सपोज, हमें निकालना है एलसीएम इंटू एचसीएफ और ए इंटू बी, वेरिफिकेशन। अब जरा वेरिफिकेशन वाले पार्ट पर आते हैं। तो यहाँ पर हमको एलएचएस में दिया है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना आया था हमारा? 182। और एचसीएफ कितना आया था हमारा? 13। अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है इसका 2366। सिमिलरली अगर हम आरएचएस निकालें, तो आरएचएस में हमारा है ए इंटू बी, यानी कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट। तो 26 × 91, इसकी मल्टीप्लाई करके भी आंसर कितना आएगा? 2366। तो हमारा एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ गया। दैट मीन्स ये हमारा एलसीएम निकल गया, एचसीएफ निकल गया और वेरिफिकेशन भी हो गई। नाउ हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर।
सेकेंड पार्ट, दैट इज 510 एंड 92। आप सिमिलरली जिस तरह से हमने फैक्टराइजेशन सीखा था, 510 के फैक्टर करेंगे। फैक्टर कितने आ जाएंगे इसके? 2 × 3 × 5 × 17। और 92 के फैक्टर आएंगे 2 × 2, यानी कि 2 की पावर 2 × 23। अब देखिए, अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ कितना आएगा जो दोनों में कॉमन है? कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है इसमें? 2। और कॉमन नंबर में भी जो छोटी पावर हो, यहाँ पे 2 की पावर है 2, और इसमें पावर है 2 की पावर 1। तो सिर्फ 2 की पावर 1, यानी कि जो छोटी पावर होगी वो हमारा एचसीएफ आएगा। दैट इज आंसर कितना आ गया एचसीएफ का? 2। एलसीएम के अंदर हम जितने भी नंबर्स हैं उन सभी को लिख देंगे। 2 × 3 × 5 × 17 × 23। तो जितने भी नंबर हैं सारे, वो सभी हमने नंबर लिख दिए। और इसके अंदर भी जो मैक्सिमम पावर होगी, जैसे 2 की पावर इसमें 1 है और इसमें 2 है, तो हम 2 की पावर 2 लेंगे। एलसीएम वाले में मैक्सिमम पावर, एचसीएफ वाले में छोटी वाली पावर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका? 23460। नाउ फिर अगेन वही वेरिफिकेशन हम करेंगे हम। वेरिफिकेशन में पहले हम निकालेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलएचएस में एलसीएम कितना था हमारा? 23460। एंड एचसीएफ था हमारा 2। तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा इसका आंसर? 46920। आरएचएस की अगर बात की जाए तो आरएचएस में हमारे आएंगे A × B। ए है हमारा 510 और बी है हमारा 92। इसका आंसर भी कितना आएगा? 46920। जनरली जब हम लोग ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो ये सभी कैलकुलेशन बच्चों से ही करवाते हैं, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि अगर आप ऑनलाइन देख भी रहे हैं तब भी कोशिश कीजिए कि इसको आप कैलकुलेशन खुद करें। मैं लिख रहा हूँ लेकिन मैं चाहूंगा कि कैलकुलेशन आप खुद करें ताकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो, ठीक है बेटा। क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या आती है 10th क्लास के अंदर ना, पेपर बहुत लेंथी होता है और बच्चों की कैलकुलेशन की वजह से पेपर छूट जाता है उनका। मतलब पेपर आता भी है और अटेम्प्ट नहीं कर पाते बच्चे। वो ज्यादा दुख होता है कि आपको आता है और आपका पेपर छूट गया आपकी स्पीड की वजह से। तो प्लीज अपनी कैलकुलेशन पे थोड़ी कमांड कीजिए, उसको फास्ट कीजिए ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका थर्ड पार्ट, दैट इज 336 एंड 52। इसके अगर हम फैक्टर करें तो 336 का फैक्टर कितने आएंगे हमारे? 2 की पावर 4 × 3 × 7। और 54 के फैक्टर आएंगे हमारे 2 × 3 की पावर 3। नाउ अगर इसका एचसीएफ निकालें हम तो देखिए एचसीएफ में दो चीजें कॉमन आएंगी, अब 2 और 3। और दोनों ही की हम जो छोटी वाली पावर है वो लेंगे। तो 2 की पावर यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो हम 1 लेंगे खाली पावर छोटी वाली। 3 की पावर 1 है और 3 है, तो छोटी पावर 1। तो आंसर कितना आ गया हमारा? 6। सिमिलरली हम एलसीएम निकालेंगे जब, तो सभी नंबर लिखेंगे 2, 3 एंड 7 भी। और जो मैक्सिमम पावर है, 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है? 4। 3 की पावर मैक्सिमम कितनी है? 3। और 7 की पावर तो ऑलरेडी 1 ही है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 3024 हमारा एलसीएम निकल के आ गया। नाउ फिर वेरिफिकेशन करेंगे हम। वही हम एलएचएस लेंगे हम। एलएचएस के अंदर एलसीएम कितना है हमारा?
30, 24 इंटू एच सी एफ है 6। कितना आंसर आएगा हमारा? 18144। और वही प्रोडक्ट देखेंगे अगर हम आर एच एस के अंदर तो ये आएगा हमारा 336 इंटू 54, और इसका भी आंसर कितना आएगा? 18144। तो हमारा एल एच एस और आर एच एस इक्वल हो गया। तो होपफुली समझ में आ गया होगा आपको किस तरह से हम लोग फैक्टर्स कर रहे हैं, किस तरह से एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं। ठीक है बेटा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ भी आपको एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना है, बट डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर दो की जगह तीन नंबर आ गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये तीन नंबर दिए गए हैं। फैक्टर करेंगे, 12 के फैक्टर कितने आएंगे? 2 की पावर 2 इंटू 3। 15 के फैक्टर आएंगे 3 इंटू 5। और 21 के फैक्टर आएंगे 3 इंटू 7। नाउ एचसीएफ कितना आ जाएगा जो सब में कॉमन है? कॉमन कितना है सब में? ओनली 3। तो तीनों में कॉमन हो। एलसीएम अगेन वही सारे नंबर लिख देंगे हम। 2, 3, 5 एंड 7, और सबकी मैक्सिमम पावर 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है? 2। 3 की 1 ही है, 5 की 1 है और 7 की 1 है। तो आंसर कितना आ गया इसका? 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि 420। ओके। जनरली मैं ये क्वेश्चंस बच्चों को फिर आगे देता करने के लिए, लेकिन हम जो सीरीज चला रहे हैं इस बार, इस सीरीज के अंदर मैं आपको एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व करवाऊंगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में। और प्लस जब एनसीईआरटी खत्म होगी हमारी, उसके बाद हम पीवाईक्यूज की सीरीज चलाएंगे। ठीक है, ताकि बोर्ड की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छे से हो पाए। नाउ सेकंड पार्ट है हमारा 17, 23 एंड 29। अब अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो सभी नंबर प्राइम नंबर हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर सारे हैं, तो इसके फैक्टराइजेशन तो क्या होगा? कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, कोई फैक्टर नहीं होगा, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा सब में? सिंपल 1। क्यों? आपको समझाता हूँ, चलो एक बार, कभी आप कंफ्यूज हो जाए। अगर हम 17 के फैक्टर लिखेंगे तो सिंपल 17 ही आ सकता है। बस एक बंदी तो साथ में हो सकता है। तो जब कुछ कॉमन नहीं होता तो उसमें कॉमन क्या होता है? 1। 1 हमेशा कॉमन होता है क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता ही है। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 17 इंटू 23 इंटू 29। तो जो आंसर कितना है? आंसर कितना आ जाएगा इसका? 11339। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, कि कैसे आंसर आ रहा है, कैसे मल्टीप्लाई होगी। देखो, मल्टीप्लाई करना तो मैंने सिखा सकता आपको, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जब 10th क्लास में आप हैं तो ऑब्वियसली बात है कि मल्टीप्लाई आप सही करेंगे। ठीक है बेटा। नाउ लास्ट पार्ट इसका। 8, 9 एंड 25। 8 के फैक्टर 2 की पावर 3। 9 के फैक्टर 3 की पावर 2। एंड 25 के फैक्टर 5 की पावर 2। एचसीएफ की अगर बात करें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ कितना आएगा? 1। एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5, मैक्सिमम पावर सबकी। आंसर कितना आ जाएगा इसका? 8 इंटू 9 इंटू 25। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी 1800। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है कि एचसीएफ दिया गया है दो नंबर्स का, 306 एंड 657। इसका एचसीएफ दिया गया है आपको 9, और एलसीएम आपको इसका फाइंड करना है। एचसीएफ फाइंड करना है कि कितना आएगा, वो हमें नहीं पता। अभी हमने ऊपर वेरिफिकेशन की थी, जिस वेरिफिकेशन में हमने सीखा था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो एलसीएम तुमको नहीं पता, बट एचसीएफ कितना पता है हमको, 9। नंबर दो नंबर कौन कौन से हमारे, 306 और 657। तो 306 और 657, तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 306 इंटू 657 अपॉन 9। सॉल्व करेंगे इसको हम, और सॉल्व करके आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 22338। मैं सॉल्व करके आपको नहीं दिखा रहा, बिकॉज सॉल्व करना ऑब्वियस सी बात है कि आपको डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आती होगी, और अगर नहीं आती है तो प्लीज सीखिए। ठीक है, कुछ बच्चे वीक होते हैं इसमें, तो आप खुद से करके देखिए। ठीक है, ऐसा मत करना कि सिर्फ आपने यूट्यूब पे देख लिया और आपने सिर्फ अपने स्कूल का आंसर या स्कूल का होमवर्क करना था, यूट्यूब पे देखा उतार दिया। प्लीज क्वेश्चन को समझ के करना, और जो क्वेश्चन आप करते हैं उसको एटलीस्ट घर पर एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए, मैथ्स के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बहुत आराम से हो जाता है, बस रिवीजन और प्रैक्टिस मांगता है मैथ। तो थोड़ा सा रिवीजन करते रहेंगे तो आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आ चुका है, 2 मार्क्स का। जो ये कहता है कि चेक वेदर, आपको एक नंबर दिया गया है 6 की पावर n, और आपसे पूछता है कि क्या n की वैल्यू कभी भी ऐसी हो सकती है, n की किसी भी वैल्यू के लिए क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये नंबर जो बने वो जीरो पे एंड कर जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कहना क्या चाहता है ये, कि 6 की पावर अगर n की जगह 1 रख दें तो 6 आएगा, n की जगह 2 रख दें तो 36 आएगा, 3 रख दें तो 216 आएगा सपोज। तो कहीं पे जीरो नहीं आ रहा ना लास्ट में, यूनिट डिजिट पे। तो ये हमको बताना है कि क्यों नहीं आ रहा। तो एक्चुअली आपको मैंने डिविजिबिलिटी रूल में बताया था कि जिस नंबर के लास्ट में जीरो आता है वो 2 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी डिवाइड होता है। तो अगर हम इसके फैक्टर करें तो 6 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3 की पावर n, यानी कि ये जाएगा 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। अब कोई भी नंबर अगर जीरो पे डिजिट पे आता है तो हम कह सकते हैं उसको डिविजिबल होना चाहिए 2 और 5 दोनों से। ठीक है, इफ अ नंबर एंड्स विथ जीरो, देन इट मस्ट divisible by 2 and 5, or we can say that 2 and 5 both must be factor of number। ठीक है, नाउ here अगर हम बात करें इसकी, 6 की पावर n हैज 2 की पावर n एज फैक्टर, बट नॉट 5 की पावर n। तो 2 तो इसमें फैक्टर आ रहा है, बट 5 इसका फैक्टर नहीं आ रहा। और अगर नंबर जीरो पे एंड करना है तो हमको 2 और 5 दोनों चाहिए। तो फैक्टर करने पे अगर 2 आ रहा है सिंगल, 5 नहीं आ रहा, तब भी जीरो पे एंड नहीं करेगा। अगर 5 आ रहा है और 2 नहीं आ रहा, तब भी जीरो पे एंड नहीं करेगा। सो इट नेवर एंड्स विद जीरो। अब सपोज एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान लो 15 की पावर n होता तो इसके फैक्टर बनते 3 की पावर n इंटू 5 की पावर n। तो ये नंबर भी जीरो पे एंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 तो आ गया बट 2 नहीं आया। तो किसी भी नंबर का जीरो पर एंड करने के लिए 2 और 5 दोनों से डिवाइड होना जरूरी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
याद रखिएगा, बोर्ड के अंदर कई बार आ चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको दो नंबर दिए गए हैं, 7 11 × 13 +13। फर्स्ट नंबर आपको ये दिया गया है और कहा गया है कि प्रूव कीजिए कि ये एक कंपोजिट नंबर है। तो देखिए, इसके पहले सिंपल हम सॉल्व करके इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो इसमें तो 13 कॉमन निकल सकता है। और अब देखिए यहाँ पर इसमें आपको क्या करना है, जब इसके फैक्टर्स निकालेंगे आप, तो बस आपको ये चेक करना है कि अगर दो या दो से ज्यादा फैक्टर आ जाए तो कंपोजिट है। तो इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स, सो इट इज कंपोजिट। दो फैक्टर्स का मतलब क्या है, कंपोजिट है। क्योंकि प्राइम नंबर्स तो वो होते हैं जो अपने अलावा किसी से डिवाइड ही नहीं होते, बट कंपोजिट में एक से ज्यादा फैक्टर होंगे होंगे दो या दो से ज्यादा फैक्टर होंगे। तो ये दो से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं, हमको दिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये कंपोजिट नंबर है। सिमिलरली सेकंड पार्ट इसका। यहाँ अगर हम 5 कॉमन निकाल दें, 1 तो फैक्टर हमेशा होता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भी सेम आपकी स्टेटमेंट आ जाएगी। इसके अंदर भी आपके दो से ज्यादा फैक्टर आ गए, तो ये भी क्या होगा, आपका कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ठीक है। नाउ एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा बेटा? अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो एक बार कमेंट कीजिएगा, स्पेशली उस डाउट के लिए भी वीडियो बना देंगे हम। बाकी अगर आप चाहें तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो इस मेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं, pointerclasses9@gmail.com। ठीक है। कमेंट करें या मेल कर दें, कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ डाउट है तो जरूर बताया जाएगा, नो प्रॉब्लम। नाउ एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है कि एक सर्कुलर पाथ है। सपोज एक सर्कुलर पाथ है और यहाँ पे इस ए पॉइंट से दो बच्चे स्टार्ट करते हैं चक्कर लगाना उसमें। एक लड़की है सोनिया, उसको टाइम लगता है, टाइम टेक टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। 1 रिवॉल्यूशन का मतलब एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है इसको, 18 मिनट। और वहीं पर अगर रवि उसको पार्क को चक्कर लगाता है तो उसको टाइम लगता है खाली सिर्फ 12 मिनट। ठीक है। अब इसने, दोनों बच्चों ने ए से स्टार्ट किया और एक साथ दौड़ना शुरू किया, तो दोबारा वो ए पॉइंट पे कितने टाइम बाद मिलेंगे। अब देखो, जनरली ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी, इसमें आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ कि जब हम कम से कम चीज निकालते हैं, अब यहाँ पे जो टाइम निकालेंगे हम वो होगा कम से कम, कि एक चक्कर लगा लिया, दो चक्कर लगाए, तीन चक्कर लगा लिया, कभी ना कभी दोबारा मिलेंगे वो। तो हमको जल्दी से जल्दी टाइम निकालना है। जल्दी से जल्दी का मतलब हो गया कम से कम। कम से कम वाली चीजों में मोस्टली हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। ठीक है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो एक चक्कर लगाने लगाने में टाइम लगा इसको 18 मिनट, सोने की बात करेगा हम। फिर दूसरे चक्कर में लग जाएगा इसको 36, फिर लग जाएगा इसको कितना, 72, सॉरी 54, 72। ऐसी रवि की अगर बात करें तो एक चक्कर में लगेगा उसको 12, फिर 24, फिर 36, 48, ऐसे ही। तो हर इतने इतने टाइम बाद वो ए पॉइंट पे आ रहे हैं। तो इसमें से कौन सा टाइम ऐसा है जिसमें दोनों ए पॉइंट पे होंगे, 36। तो ये सभी हम जो लिखे हैं इसके, वो क्या लिखे हैं इसके सबके मल्टीपल्स।
18 के मल्टीपल आए, यहाँ 12 के मल्टीपल आए, और उन मल्टीपल में कॉमन मल्टीपल कौन सा आ गया हमारा, छोटा। तो कॉमन मल्टीपल क्या होता है हमारा, एलसीएम। तो इसलिए हमको इसमें क्या निकालना होगा, एलसीएम। नाउ क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 कितना आएगा, 36। वही हमारा आंसर होगा कि 36 मिनट बाद वो ए पॉइंट पर दोबारा से मिल जाएंगे। ठीक है। फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर आपका कुछ मिनिमम वाली चीजें आती हैं, ठीक है, कम से कम टाइम में, तो वहाँ पे आपका जनरली क्या निकलता है, एलसीएम। मैक्सिमम वाले में जनरली क्या निकलता है, एचसीएफ। हालांकि क्वेश्चन को पढ़कर उसका कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा हमको। जैसे कि हमको देख रहे हैं कि सोने को टाइम लग रहा है 18, 36, 54, 72, रवि को ये टाइम लग रहा है, तो ये सभी इसके मल्टीपल्स बन रहे हैं। और उन मल्टीपल्स में हम कॉमन मल्टीपल निकाल रहे हैं, तो हमको क्या निकालना है उसका, एलसीएम। कॉमन मल्टीपल क्या होता है, एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमें कॉमन मल्टीपल ही निकालना था उसका। तो बेटा ये आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट करी है। होपफुली मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं भी आई है तो प्लीज मुझे कमेंट करना किस पोर्शन में डाउट है, उसको दोबारा क्लियर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और अगर समझ में आई है, अच्छी लगी हो, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है। और इसी तरह से हम सीरीज आगे लेके चलते रहेंगे। जब तक आपका नेक्स्ट सेशन का बोर्ड का एग्जाम नहीं होगा, आपकी सीरीज चलती रहेगी। आपके लास्ट बोर्ड के एग्जाम तक मैं आपके साथ हूँ। जो भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैंने आपको मेल आईडी दी है, उस पर अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के लिए, कोई डाउट नहीं। ठीक है। तो क्लास ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय।